नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं 2026-2027 के बजट की। हमारे सामने इसके जो दस्तावेज है, हम्म। इसका जो बड़ा नारा है वो है विकसित भारत। अब देखिए, हर बजट बड़े वादे तो करता ही है, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ अच्छी साउंडिंग योजनाओं का मतलब एक कलेक्शन है, या ये सच में विकसित भारत के लिए कोई ठोस नींव रख रहा है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। और ये सवाल बिल्कुल सही है। और दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज खुद एक तरह से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अच्छा। हाँ, इनमें 3 सिद्धांतों का जिक्र है: एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर रेटोरिक और पीपल ओवर पॉपुलिज्म। मतलब? अनिश्चितता की जगह एक्शन, हाँ। और खोखली बयानबाजी की जगह असली सुधार, और सबसे जरूरी, लोक लुभावन वादों की जगह लोगों की असल जरूरतों पर ध्यान। तो चलिए इन्हीं सिद्धांतों की कसौटी पर इस बजट के दावों को परखते हैं। हम्म। शुरुआत होती है सरकार के संकल्प से, जिसमें 3 कर्तव्य बताए गए हैं। सुनने में तो काफी भारी भरकम लगते हैं ये शब्द। लगते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत सीधा है। पहला, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। आसान भाषा में कहें तो? आसान भाषा में, एक ऐसा माहौल बनाना कि हमारी कंपनियां दुनिया की बेस्ट कंपनियों से मुकाबला कर सकें। दूसरा, लोगों की क्षमता बढ़ाना, मतलब सिर्फ नौकरियां देना नहीं, बल्कि लोगों को इतना काबिल बनाना कि वो देश की तरक्की में भागीदार बने। और तीसरा, ये पक्का करना कि विकास का फायदा हर घर तक, हर समुदाय तक पहुंचे। ये सबका साथ सबका विकास का अगला कदम है एक तरह से। ठीक है, तो पहला और सबसे बड़ा दावा है आर्थिक विकास की रफ्तार को बनाए रखना। इसमें मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर दिख रहा है। मुझे कुछ नाम तो बहुत आकर्षक लगे, जैसे बायोफार्मा शक्ति, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, और यहाँ तक कि किफायती खेल के सामान बनाने की भी एक पहल है। सही कहा। और ये सिर्फ आकर्षक नाम नहीं है, इनके पीछे एक बहुत गहरी रणनीति है। आप बायोफार्मा और सेमीकंडक्टर को ही लीजिए। हाँ। ये सिर्फ एक और इंडस्ट्रियल पहल नहीं है, ये सीधे सीधे चीन और ताइवान पर जो दुनिया की निर्भरता है उसको चुनौती देने की कोशिश है। बिल्कुल एक भू राजनीतिक चाल है। कोविड ने हमें दिखाया है कि सप्लाई चेन कितनी नाजुक हो सकती हैं, तो भारत इस मौके को भुनाना चाहता है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। मेरा मतलब है, सेमीकंडक्टर बनाने कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, लगातार बिजली चाहिए, और सबसे जरूरी, बेहद कुशल लोग। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए बजट में सिर्फ नई फैक्ट्रियां लगाने की बात नहीं है, इसमें 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स को, अच्छा, उन्हें फिर से जिंदा करने की। हाँ, उन्हें फिर से जिंदा करने की भी योजना है। आप सोचिए, मुरादाबाद का पीतल उद्योग या लुधियाना का हुजरी उद्योग। वे बहुत छोटी लगती हैं। क्या इनसे वाकई कोई बड़ा फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, अगर आप भारत में एक माइक्रोवेव ओवन बना रहे हैं और उसका एक जरूरी पुर्जा, मान लीजिए मैग्नेट्रॉन, आपको विदेश से मंगाना पड़ता है, ठीक है। और उस पर 20% टैक्स लगता है, तो आपका पूरा ओवन महंगा हो जाएगा। अब अगर वो टैक्स 0 हो जाए तो आपकी लागत कम हो जाती है और आप बाजार में बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। समझ गई। यही लॉजिक हवाई जहाज के पुर्जों पर भी लागू होता है। तो ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन ये पूरी सप्लाई चेन को किफायती और कुशल बनाते हैं। समझ गई। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब आते हैं सर्विसेज सेक्टर पर। यहाँ मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए 5 हब बनाने की बात है। ये तो एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में हम सालों से सुन रहे हैं। हाँ, कि भारत में बहुत क्षमता है। बिल्कुल। और अब इस पर कुछ ठोस काम होता दिख रहा है। निजी क्षेत्र की साझेदारी में हब बनाने का मतलब है कि सरकार सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाएगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करेगी। हाँ, प्राइवेट अस्पतालों की विशेषज्ञता और उनके नेटवर्क का। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है भविष्य की तैयारी। 15,000 स्कूलों में एवीजीसी लैब्स बनाने की बात कही गई है। AVGC मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। ये तो आज के बच्चों की दुनिया है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बहुत दूर की सोच है। हम जानते हैं कि भारत की एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ रही है। बाहुबली के विजुअल इफेक्ट्स से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक। सही कहा। इन लैब्स का मतलब है कि हम छोटे शहरों से भी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें भविष्य की उन नौकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं जो शायद आज मौजूद भी नहीं है। पर्यटन में भी कुछ बहुत अनोखी चीजें हैं। जब मैंने दस्तावेज में माउंटेन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स के बारे में पढ़ा, तो मैं थोड़ी हैरान हुई। मतलब बजट जैसे गंभीर दस्तावेज में ऐसी बातें, क्या ये इको टूरिज्म को लेकर एक नए गंभीर नजरिए का संकेत है? मेरे हिसाब से तो है।
ये दिखाता है कि पर्यटन का मतलब सिर्फ ताजमहल या कुतुब मीनार नहीं है। सही बात है। भारत की असली दौलत इसकी प्राकृतिक सुंदरता में भी है। और ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करना ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये पर्यावरण संरक्षण में भारत की लीडरशिप को दुनिया के सामने रखने का एक तरीका है। इन सब पहलुओं को टैक्स सुधारों से भी जोड़ा गया है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर की सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दी गई है। ये सेफ हार्बर क्या है और इस बदलाव का क्या मतलब है? सेफ हार्बर एक तरह की आप कह सकते हैं टैक्स गारंटी है। अच्छा। मान लीजिए एक विदेशी कंपनी भारत में अपनी आईटी सब्सिडियरी से काम कराती है, तो टैक्स अधिकारी सवाल उठा सकते हैं कि भारतीय कंपनी ने विदेशी कंपनी से सही दाम वसूला या नहीं, कहीं टैक्स बचाने की कोशिश तो नहीं हुई। सेफ हार्बर नियम एक फॉर्मूला तय कर देते हैं कि अगर आप इतना मुनाफा दिखा रहे हैं तो हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। इस लिमिट को 300 से 2000 करोड़ करने का मतलब है कि अब बड़ी-बड़ी कंपनियां भी बिना किसी टैक्स विवाद के डर के भारत में अपना काम बढ़ा सकती हैं। मतलब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक ठोस उदाहरण है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और कदम है, भारत में स्थित डेटा सेंटरों के जरिए विदेशी ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स में छूट। ये तो बहुत बड़ा ऐलान है। ये भारत को एक ग्लोबल डेटा हब बनाने की महत्वाकांक्षा को दिखाता है, जहां डेटा ही नया तेल है। अगर अमेज़न या गूगल जैसी कंपनियां भारत में अपने डेटा सेंटर बनाती हैं और यहां से पूरी दुनिया को सेवाएं देती हैं, तो उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। इससे तो भारत में भारी निवेश आएगा। हाँ, निवेश आएगा, रोजगार पैदा होगा और भारत डिजिटल दुनिया का एक अहम केंद्र बनेगा। चलिए, अब अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी एमएसएमएस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की बात करते हैं। सरकार हर बजट में इनके लिए बड़े वादे करती है। इस बार के 3 आयामी दृष्टिकोण में क्या अलग है? आपका सवाल जायज है। इस बार मुझे लगता है फर्क सोच में है। सिर्फ कर्ज देने की बात नहीं है। पहला है इक्विटी सपोर्ट, यानी हिस्सेदारी के जरिए पैसा। हाँ, 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड इसी के लिए है। ये उन्हें वेंचर कैपिटल की तरह पैसा देगा ताकि वे बड़े हो सकें। और दूसरा है लिक्विडिटी सपोर्ट, जिसके लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को अनिवार्य किया जा रहा है। ट्रेड्स का जिक्र तो कई बार होता है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? क्या ये एक तरह का बाजार है जहां एमएसएमईज अपने बिल बेच सकते हैं? बिल्कुल, इसे आप एमएसएमईज के लिए एक तरह का बिल बाजार ही समझिए। अच्छा। मान लीजिए एक छोटी कंपनी ने एक बड़ी कंपनी को माल बेचा और 10 लाख का बिल दिया। बड़ी कंपनी कहती है कि हम 90 दिन बाद पेमेंट करेंगे, और छोटी कंपनी का पैसा फंस जाता है। हाँ, अब वो 90 दिन तक इंतजार नहीं कर सकती, उसका काम रुक जाएगा। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर वो अपना बिल किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी को थोड़े डिस्काउंट पर, मान लीजिए 9.8 लाख में बेच सकती है। और उसे तुरंत पैसा मिल जाएगा। तुरंत। ये उनके कैश फ्लो के लिए संजीवनी बूटी जैसा है। और इसे अनिवार्य करने का मतलब है कि अब बड़ी कंपनियों को इस प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा। और तीसरा है कॉर्पोरेट मित्र का आइडिया। ये सुनने में काफी नया है तो नया। अक्सर छोटे व्यवसायों के पास जीएसटी या दूसरे नियमों को समझने के लिए वकील या सीए रखने के पैसे नहीं होते। हाँ, तो कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है। सोच ये है कि कुछ पेशेवर लोग या कंपनियां कॉर्पोरेट मित्र के तौर पर रजिस्टर करेंगी और छोटे शहरों में एमएसएमईज को बहुत कम फीस पर कानूनी और टैक्स संबंधी सलाह देंगी। लेकिन असली चुनौती इसके कार्यान्वयन में होगी। क्या हमारे पास इतने प्रशिक्षित लोग हैं जो छोटे शहरों में जाकर ये मदद दे सकें? ये देखना होगा। अगर ये सफल होता है तो ये अनुपालन के बोझ को बहुत बहुत कम कर देगा। तो हमने देखा कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन ये उद्योग हवा में तो काम नहीं कर सकते। इन्हें चलाने के लिए जिस मजबूत बुनियाद यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, अब उस पर आते हैं। क्या बजट इस मोर्चे पर खरा उतरता है? इस मोर्चे पर बजट के आंकड़े बहुत मुखर हैं। सरकारी पूंजीगत व्यय यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च, कैपेक्स। हाँ, कैपेक्स, वो वित्त वर्ष 2015 के 2 लाख करोड़ से बढ़कर 2027 में 12.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 6 गुना से भी ज्यादा की छलांग। बिल्कुल। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सड़कों, पुलों, बंदरगाहों और रेलवे लाइनों में बदल रहा है। इसमें ईस्ट वेस्ट को जोड़ने वाले एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी जिक्र है, जो डांगकुनी को सूरत से जोड़ेगा। इसका असल जिंदगी में क्या असर होगा? इसका असर बहुत बड़ा होगा। अभी हमारी ज्यादातर मालगाड़ियां पैसेंजर ट्रेनों के साथ एक ही पटरी पर चलती हैं, जिससे वे बहुत धीमी होती हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब है मालगाड़ियों के लिए एक अलग हाईवे। तो माल दुगनी तिगुनी रफ्तार से पहुंचेगा। हाँ,
और लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी, फैक्ट्रियों का सामान बंदरगाहों तक जल्दी पहुंचेगा। इसके अलावा 20 नए राष्ट्रीय जल मार्गों को चालू करने की बात है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि नदियों के रास्ते माल ढुलाई सड़क या रेल से कहीं ज्यादा सस्ती होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। 20,000 करोड़ की लागत से कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS को अपनाने की योजना है। ये क्या तकनीक है? ये एक एडवांस तकनीक है। इसमें फैक्ट्रियों या पावर प्लांट की चिमनियों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा जाता है और उसे जमीन के नीचे स्टोर कर दिया जाता है ताकि वो वायुमंडल में ना जाए। ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक तरीका है, लेकिन ये महंगा और जटिल है। इस पर 20,000 करोड़ का निवेश दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे को लेके गंभीर है। और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए लिथियम आयन सेल बनाने के लिए जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में बैटरी बनाना सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल। आज हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों और फोन की बैटरी के लिए चीन और दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सही बात है। ये छूट भारत में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसी तरह परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जरूरी सामान के आयात पर छूट को 2035 तक बढ़ाना, ये भी हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। शहरीकरण पर भी एक नया अध्याय है, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स। अब तक हमारा ध्यान मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों पर रहा है, लेकिन इसमें टियर 2, टियर 3 शहरों और मंदिर शहरों पर ध्यान देने की बात है। ये एक बड़ा बदलाव है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी बदलाव है। भविष्य का विकास इन्हीं शहरों से आएगा, लेकिन सिर्फ इन शहरों का विकास करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें आपस में जोड़ना भी होगा। इसलिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जैसे मुंबई पुणे, दिल्ली वाराणसी और चेन्नई बेंगलुरु। पर क्या ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हकीकत में बदल पाएंगे? ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लगती है। महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन सोच ये है कि इन शहरों को सिर्फ रहने की जगह के तौर पर नहीं, बल्कि आर्थिक विकास के इंजन के रूप में विकसित किया जाए। अगर दिल्ली और वाराणसी के बीच सफर सिर्फ 3-4 घंटे का हो जाए तो दोनों शहरों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाएगी। बिल्कुल, ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। तो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सुरक्षा के बाद अब थोड़ा उन मामलों पर आते हैं जो सीधे लोगों की जेब पर असर डालते हैं, यानी टैक्स और राजकोषीय मामले। राजकोषीय घाटे को GDP के 4.3% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। आम इंसान के लिए इस नंबर का क्या मतलब है? देखिए, ये 4.3% का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और रेटिंग एजेंसियों को एक संकेत है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर अनुशासित है। मतलब सरकार अपनी चादर देखकर पैर पसार रही है। बिल्कुल। जब सरकार अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च नहीं करती, तो ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था स्थिर है। इससे देश में विदेशी निवेश आने की संभावना बढ़ती है, जिससे रोजगार पैदा होता है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश के कुल कर्ज को GDP के 50% तक लाना है, जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था की निशानी है। आम लोगों के लिए भी कुछ सीधी राहतें हैं। विदेशी टूर पैकेज की बिक्री पर जो TCS लगता था, हाँ, वो बहुत ज्यादा था। उसे 20% और 5% से घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। ये तो विदेश घूमने वालों के लिए बड़ी खबर है। हाँ, ये मध्य वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है। TCS का मतलब है कि सरकार आपसे एडवांस में टैक्स ले लेती है, जिसे आप बाद में रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन पैसा ब्लॉक हो जाता था। बिल्कुल। अब 2% होने से ये बोझ बहुत कम हो जाएगा। यही नहीं, शिक्षा और इलाज के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर भी इसे 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न को संशोधित करने की समय सीमा भी 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। ये एक छोटा सा बदलाव लगता है। छोटा है पर काम का है। कई बार लोगों को साल खत्म होने के बाद अपनी किसी आमदनी या निवेश के बारे में पता चलता है। अब उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। हालांकि इसके लिए एक मामूली शुल्क देना होगा। अच्छा, तो ये छोटे छोटे कदम हैं, पर ये टैक्स अनुपालन को आसान बनाते हैं। और अंत में कृषि क्षेत्र, जो हमारी आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। नारियल, काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रमों की घोषणा हुई है। यहाँ जो बड़ी तस्वीर देखने वाली है वो ये है कि पारंपरिक गेहूं चावल से हटकर हाई वैल्यू फसलों पर ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, उच्च मूल्य वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास है। साथ ही भारत विस्तार पहल की बात है, जो खेती के तरीकों को AI सिस्टम से जोड़ेगी। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बिल्कुल। सैटेलाइट डेटा और मौसम के पूर्वानुमान का इस्तेमाल करके किसानों को बताया जाएगा कि कब बुआई करें, कितना पानी दें। ये खेती को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और सहकारी समितियों को भी टैक्स में राहत दी गई है। जी,
एक सहकारी समिति से दूसरी को मिलने वाले डिविडेंड को टैक्स से छूट दी गई है अगर उसे आगे सदस्यों में बांट दिया जाता है। यह सहकार से समृद्धि के विचार को मजबूत करता है। इसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना है, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट विकसित भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप पेश करता है। मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ऊर्जा सुरक्षा तक हर क्षेत्र में बड़े लक्ष्यों के बात है। और साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की भी कोशिश है। सही कहा। इसमें दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश साफ दिखती है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक विचार आता है। बताइए। दस्तावेज में पीपल ओवर पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावनवाद पर लोगों को तरजीह देने का नारा दिया गया है। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधारों को लागू करते समय जिनकी जरूरत अर्थव्यवस्था को है और आम नागरिक की जो तत्काल अपेक्षाएं हैं, जैसे महंगाई से राहत या टैक्स में कटौती, इनके बीच सरकार कैसे संतुलन बनाती है। सही बात है। यही इस बजट की असली परीक्षा होगी।